डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इन्हीं प्रयासों के साथ मैंने पोइट्री सेक्शन पूरा ख़त्म किया 12th का। उसके बाद जैसा कि बच्चों ने बोला 10th और 12th के बच्चों को प्रॉब्लम है एक्सप्लेनेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, किस टेंस में लिखा जाए, एक्सप्लेनेशन का लिमिट कितना होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, तो उन सारे क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए हैं दिमाग में, आज उनका अंत हो जाएगा। आज मैं इस तरह से आपको टीच करूंगा और समझाऊंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनके सॉल्यूशंस टुडे यू विल गेट फ्रॉम मी। डोंट वरी अबाउट इट। टुडे फिर हम चलते हैं आज नई टॉपिक की ओर, दैट इज हाउ टू राइट एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन इन बोर्ड एग्जाम 2022। ये किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए है, लेकिन चूंकि ये तो 2022 चल रहा है, उस संदर्भ में मैंने आपको ये बताया। बच्चों, जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो तो कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कई बार कैरेक्टर स्केच के ऊपर भी मैं आपका एक नया अच्छा वीडियो बनाऊंगा कि किस टेंस में उसको लिखा जाना चाहिए और कौन सा टेंस उसके लिए प्रीफरेबल होगा, इजी होगा और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, एक्सप्लेनेशन में कम से कम 4 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न रखने हैं, क्योंकि 12th RBSE में ये 6 मार्क्स की है और ये 4 भागों में बटी हुई होती है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है रेफरेंस, हिंदी में आप इसको संदर्भ बोल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, हिंदी में इसे हम प्रसंग बोल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, हिंदी में इसे हम व्याख्या बोल सकते हैं। और फोर्थ पार्ट है इसका क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल नोट और कमेंट, टिप्पणी, आलोचनात्मक टिप्पणी, बिंदु या आलोचनात्मक अवलोकन इसकी हिंदी है। जिसे अब हम ये समझें कि इन चारों भागों को कैसे लिखा जाता है। बच्चे इस चीज़ को रटने का प्रयास करते हैं। मेरा प्रयास आज ये होगा कि बच्चा रटे नहीं, बल्कि बहुत इजी मूड में, बहुत इजी वे में उसे समझने का प्रयास करे। कैसी भी एक्सप्लेनेशन हो, यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन वेरी इजीली आफ्टर लर्निंग दिस पैटर्न विच आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। देखिए बच्चों, रेफरेंस में हमेशा आपको याद रखना है पोएम्स नेम, और अच्छे से याद रखिएगा, और पोइट्स नेम। ये आपको अच्छे से लर्न रखना है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग सक्सेस इन एक्सप्लेनेशन, यू मस्ट नो अबाउट इट। if you are not able to write the right name of the poet and the right name of the poem, that's mean whether you have written your explanation completely right, but you may not get very good marks. Okay बच्चों, रेफरेंस, पोएम्स नेम, पोइट्स नेम अपने अपने तरीके होते हैं। मोस्टली पास बुक्स में लिखा होता है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय, जो भी नेम होता है पोइट का। पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टेंजा भी लिख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, जिसे पद कहते हैं। रेफरेंस की बात, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आपको 4 लाइन का वहाँ पर एक बिल्कुल एक्सट्रैक्ट मिलता है, स्टेंजा मिलता है, तो आपको फर्स्ट 2 वर्ड्स बिगिनिंग के लेकर इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करने एंड लास्ट टेडिश लगाकर इसके बाद लास्ट लाइन के लास्ट के जो 2 शब्द दिए हैं उनको इन्वर्टेड कोमाज में दोनों को 2 इधर से लेकर आपको उसको स्टार्ट करना है आंसर नंबर लिखकर, और देन आपको रेफरेंस लिखना है जिसमें आपको पोएम का नाम और पोइट का नाम लिखना है। और बहुत ईजी प्रोसेस से मैं उसको लिखाऊंगा नहीं, मैं बोल के बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। दिस स्टेंजा हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द ब्यूटीफुल पोएम। पोइम का नाम कुछ भी हो, जो भी आपको पोइम या कोई सी भी आ सकती है, जैसे 12th में है माई मदर एट 66, आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स की है, माई मदर एट 66 कमला दास की है, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एड्रियन रिच की हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने गलती से भी अगर वहाँ पर पोइट का नाम गलती कर दिया, पोएम का नाम गलत कर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत बड़ी आपकी गलती होगी। और ये गलती का खामियाजा केवल इतना नहीं कि आपको केवल वही नंबर कम मिलेंगे, बल्कि आने वाले क्वेश्चन के जो आंसर्स आपके चेक होने जाएंगे उसके प्रति भी चेकर के दिमाग में आपके प्रति नेगेटिविटी आ जाएगी। उस चीज से बचने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। रेफरेंस में पोएट का नाम और पोएम का नाम जबरदस्त होना चाहिए, ठीक। और इफ यू नो अबाउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पोएट, तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। जैसे मैं बात करता हूँ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अब सपोज कीजिए मैंने स्टेंजा अ थिंग ऑफ ब्यूटी का दिया है, जिसमें उसमें बताया गया है कि वो हमारे अंदर के
अंधेरे आवरण को हटा देता है और उसे नेचर की खूबसूरती कहते हैं, सच एज द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज एट्सेट्रा, और छाया देता है, ये सारी चीज़ें। तो वो जॉन किट्स की पोएम है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मान लीजिए यही वाला स्टेंजा आ जाए, दिस स्टेंजा हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्यूटीफुल पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, who was not only a great thinker, a great British thinker, as well as, yeah, but also a man of letters in the world. That is reference. मैं भी कि पोएम का नाम और पोइट का नाम अलग हो सकता है, बट ग्रेट पोइट क्योंकि उसने लिखा है तो वो ग्रेट पोइट होगा। दूसरा अगर वो जेंट्स है, अ मैन ऑफ लेटर्स, और अगर वो लेडी है, सपोज लास्ट पोएम आती है 6 नंबर की पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, वो एड्रियन रिच ने लिखी है, जो कि अमेरिका की मूल निवासी नहीं है, यूएसए से वहाँ जन्म हुआ है उनका, और उनका आ जाता है तो आप लिखोगे अ वुमन ऑफ लेटर्स, विदुषी। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। बात आती है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपको हमेशा याद रखना है स्पीकर सेज, और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है टॉक्स अबाउट। स्पीकर सेज और टॉक्स अबाउट। अब क्या, जो भी इस पोइम में जो भी मेन चीज है, क्या बताना चाहता है? What does he want to talk about? आप बस इतना याद रखिए ब्रैकेट में, स्पीकर, what does the speaker want to tell us through this poem? क्या बताना चाहता है? तो आप यहाँ ये ध्यान रखो, स्पीकर सेज या जो भी द पोइट सेज। स्पीकर कौन है? पोइट है। लिसनर कौन है? ऑडियंस है या संसार के लोग हैं। यानी कॉन्टेक्स्ट में आपको, प्रसंग में ये ध्यान रखना है कौन क्या बोल रहा है, किस मुद्दे पर बोल रहा है, मेन इश्यू क्या है। आपको ये चीज कॉन्टेक्स्ट में रखनी है कि व्हाट डज ही वांट टू टॉक अबाउट। अब यहां पर ही कौन है? यहां पर शी भी हो सकता है अगर वो पोइट, चूंकि कवित्री और कवि दोनों को पोइट बोलते हैं अब मॉडर्न इंग्लिश में, पोइटेस नहीं। अगर वो लड़की है तो शी हो जाएगा या वांट आएगा। अगर वो इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव, नॉट इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखना है। व्हाट डज ही और शी वांट टू टॉक अबाउट, किस मैटर पर, किस मुद्दे पर वो बात करता है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। स्पीकर क्या बोल रहा है, लिसनर क्या सुन रहा है, आपको ये कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। कुछ नहीं, जैसे उसमें नेचर की ब्यूटी है तो अब सपोज कीजिए वहां पर वो लाइन्स आ जाती है द सन, द मून, तो आप लिख सकते हो कि इन दिस स्टेंजा द पोइट टॉक्स अबाउट द एक्सट्रीम ब्यूटीफुलनेस ऑफ नेचर। In this beautiful stanza, the poet wants to tell us about the value of beauty in the world. कैसे भी आप कॉन्टेक्स्ट को बना सकते हो। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। आप इसे चालू कर सकते हो किसी भी तरीके से कि इन दिस स्टेंजा, आपको बहुत ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, इन दिस स्टेंजा द पोएट स्पीक्स अबाउट। इसके बाद आप सारी चीजें लिखें और याद रखना ओनली इन प्रेजेंट सिंपल। बच्चों को ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर जब आप कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखें तो इन विच टेंस वी शुड बी राइट, वी शुड बी राइट द एक्सप्लेनेशन। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस। कवि जब भी सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो सारा वर्तमान में चलता है, ठीक। चाहे वो सोते हुए इमेजिन करें, चाहे वो जागते हुए इमेजिन करें, क्योंकि जितनी भी पोइम लिखी जाती हैं ये कल्पना मात्र होती हैं। ये एक ऐसा इमोशन होता है जिसे खुद पोइट महसूस करता है और अपने माध्यम से उसको राइट करता है, कंपोज करता है, ताकि दुनिया के लोग उसकी उस पोइम के माध्यम से उसके नाम को स्प्रेड करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब जो भी इमेजिन किया गया दैट इज ओनली इन ओनली प्रेजेंट सिंपल, इज रिटन ओनली इन ओनली प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में ही आपको लिखना है। अब बच्चा ये कहता है सर कोई ऐसी बात बतानी है जो हो चुकी है पूरी, तो उसमें हम क्या करें? बहुत इजी है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कीजिए, हैज ए थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैज ए थर्ड फॉर्म, दैट्स वेरी इजी वे टू राइट एक्सप्लेनेशन। बट रेयरली इसका यूज हम करते हैं, ऑलमोस्ट हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं इन दी एग्जामिन। आप जो एग्जामिनेशन में आप लिखते हो, ये इवन कोई भी टीचर आपका टेस्ट लेते हैं, आपको ये बात भली बात ही समझनी है कि एक्सप्लेनेशन मस्ट बी रिटन इन प्रेजेंट सिंपल, स्पेशली एक्सप्लेनेशन, ये आप ध्यान रखिएगा।
तो ये क्लियर हो गया। आप बिगिन किससे करोगे ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इन दिस स्टेंजा द पोएट स्पीक्स अबाउट, आगे आप लिखते जाएंगे, लाइन के अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे। कोई भी लाइन है आप ध्यान से गौर कीजिएगा, ऐसा कोई स्टेंजा नहीं मिलेगा जिसमें वर्ब ना दी गई हो। वर्ब दिखेगी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। थोड़ा सा मैं इसमें लिखता, बहुत छोटा है थोड़ा सा इसलिए, अदरवाइज मैं आपको वो भी लिखता और बहुत अच्छे से पूरी की पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन बना के आपको बताता। आज ही मैंने बच्चों को पढ़ाया है ये मॉर्निंग में मेरी क्लास में, बट अब चूंकि जहाँ में मेरी क्लास चलती है बोर्ड बहुत बड़ा है, बट वहाँ पर इको साउंड की प्रॉब्लम की वजह से मुझे छोटे से रूम में ये वीडियो मेक करना पड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल बोर्ड, बट आई एम जस्ट डूइंग सो इन ऑर्डर टू गेट द फ्रूटफुलनेस फ्रॉम यू एज वेल एज मी। ध्यान से गौर से समझेंगे। रेफरेंस पोएम्स नेम, पोएट्स नेम, ठीक है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, डिमाइज पता है, आप लिख सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूडिंग DOB ऑब्लिक डेथ ऑफ पोएट, यह आपको ध्यान रखना है। यू कैन इंक्लूड इट इन रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट हो गया कि उसका मुद्दा, मेन इश्यू क्या है, किस चीज को बताता है, लॉजिक क्या है, क्या चीज बताता है, वो आपको किस में लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में। एक्सप्लेनेशन को बिगिन करना है, इन दिस स्टेंजा द पोएट स्पीक्स अबाउट, इसमें टॉक्स अबाउट, सेज, अटर्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, a lot of words you will find there, you can use in context। और यहाँ पर आपको speaks about, बाकी आप आगे लिखते जाइए और वो लाइन जो दी होगी उसमें मैन वर्ब को फर्स्ट को आगे द पोइट एस लगाते जाइए अकॉर्डिंग टू सिस्टम। अगर CH SH SS या O हो तो ES लगाएंगे, अदरवाइज S लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर केवल और केवल द पोइट है, तो आप वहां पर ही, अगर वो जेंट्स है तो ही, और वो लेडीज है, एड्रियन रिच है, तो वहां आप शी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन को अच्छे से लिखना है, प्रेजेंट सिंपल में लिखना है, और जहां पर आपको लगे बीती हुई कोई बात बतानी है, देयर यू कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज ए मैन वर्ब थर्ड फॉर्म। मैं आगे टेंस के भी वीडियोस बनाऊंगा, टेंस है, मॉडल्स है, मॉडल्स को मैंने वैसे बना दिया है और अच्छे तरीके से पूरा एक वीडियो, पैसिव वॉइस है, रिपोर्टेड स्पीच है, टैग क्वेश्चन है, फ्रेमिंग क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ वीडियोस प्रयास करूंगा कि मैं बना सकूं इन सारे ग्रामेटिकल पोर्शंस के को बताते हुए। ठीक, लास्ट पॉइंट आपका आता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। अब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होता है आलोचनात्मक अवलोकन, जो कि किसके द्वारा किया गया है, कवि के द्वारा किया गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें आपको लिखना पड़ता है लैंग्वेज ऑफ द स्टेंजा, लैंग्वेज हुआ, डिक्शन हुआ। दूसरी बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, पोएटिक डिवाइस, राइमिंग स्कीम भी होती है। हालांकि हमें अच्छे से पता है कि आपकी 12th में 6 नंबर की जो पोएम है उसमें 12 लाइन्स है, प्रत्येक स्टेंजा अलग अलग है, सेपरेशन में है, तो अच्छे से उसमें राइमिंग स्कीम बन रही है। AABB, दूसरे में AABB और तीसरे में AABB। वी नो वेरी वेल अबाउट द 6th पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, उसमें हमें पता है, बट नहीं है तो वहां हम नहीं लिख सकते, इसलिए मैं उस पॉइंट को नहीं लिख रहा हूं। लेकिन ये 2 पॉइंट आपको जरूर लिखने हैं। पोएटिक डिवाइस में आपको ध्यान रखना है, जैसे सिमिली, सिमिली होती है, उपमा अलंकार होता है, इसका एज, लाइक और सो, आपको कुछ भी दिख जाए वहां सिमिली होता है। नंबर 2 है मेटाफर, रूपक अलंकार, दोनों एक ही हैं, अंतर क्या है, आप जब कंपैरिजन करें एंड यू फाइंड देयर एज, लाइक और सो, यू लुक लाइक अ टाइगर, तो आप लिख सकते हैं द पोइट यूजेस सिमिली एज पोएटिक डिवाइस ब्यूटीफुली इन दिस लाइन। ठीक है, अगला मेटाफर, यू लुक अ टाइगर, यू लुक अ टाइगर, आपको टाइगर बताया गया विदाउट यूजिंग लाइक और सो और एज, दैट्स मीन मेटाफर का यूज हुआ है। नंबर 3 एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। मुझे अलंकार भी समझाने थे सेपरेट, प्रयास करूंगा कि रोजाना जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा हो तो डबल जैसे सिमिली और मेटाफर समझा दिया, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन समझा दिया, पैराडॉक्स और पन समझा दिया, इमेजरी समझा दिया, तो बहुत सारे हैं। और जो मोस्टली 12th में है वो मैं बता रहा हूँ, 10th में सिमिली और मेटाफर का ध्यान रखना। और अगला जो मेन है वो मैं बता रहा हूँ, पर्सोनिफिकेशन,
मानवीकरण, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिखने में प्रॉब्लम आएगी। मानवीकरण, आप ध्यान रखें, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन, जैसे 6 नंबर की पोएम में वहां बताया है कि वो जो रिंग है, जो मैरिज का जो एंगेजमेंट रिंग है, वो अंगूठी बैठी हुई है। अब अंगूठी कैसे बैठती है? बैठता तो इंसान है या जानवर है, अंगूठी थोड़ी बैठती है, वो तो हम बिठाते हैं उसको तर्जनी में। इसका मतलब है वहां पर द पोइट यूजेस, उस लाइन में आप लिख सकते हैं द पोइट यूजेस इन दिस लाइन, आप लिख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन एज पोइटिक डिवाइस, लिटरेरी टर्म भी कहते हैं। एलिट्रेशन, जिसमें एक साथ दोनों तरफ कॉन्सोनेंट साउंड हो एक जैसा, तो वहां पर आप एलिट्रेशन का यूज करते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना, आप लिख सकते हो द लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेंजा इज वेरी इजी, क्लियर एंड ल्यूसिड, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन का। नंबर 2, in this line the poet uses personification, the poet uses simile, the poet uses metaphor according to the situation of the stanza you have to write there। आपको सोचना है, समझना है, लिखना है, क्योंकि छोटे से समय में ये संभव नहीं हो पाता कि मैं पूरा एक्सप्लेन कराऊं, वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। लेकिन आप अगर कहेंगे, अगर मुझे वो बच्चे कहेंगे जो मुझे बस मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर उनकी इच्छा होगी और अगर वो मुझे लिख देंगे और कह देंगे सर आप एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें आप सामने स्टेंजा हो और उसको एक्सप्लेन कैसे किया आपने, किस तरह से, सपोज कीजिए हमको हिंदी पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट द कंप्लीट हिंदी ऑफ द पोएम, देन कैसे लिखेंगे? तो मैं डेफिनेटली उस वीडियो को बनाऊंगा और बहुत इजी रूप में आपको समझा दूंगा। विद इन 10 to 15 मिनट्स का वो वीडियो होगा, वो भी स्मॉल होगा और आप इजीली समझ पाएंगे। पर अभी तक जो आपने देखा, जो आज के वीडियो में मैंने इसको बिगिन किया था, हाउ टू राइट एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन इन बोर्ड एग्जाम 2022। द फर्स्ट, जिसे आपको बनाना रेफरेंस, पूरी क्लियर बात है बच्चों, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर रेफरेंस ही गलत हो गया तो वी आर अनेबल टू राइट द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन इन दिस एग्जामिनेशन। ओके, इज दैट क्लियर? जब रेफरेंस में क्या करना है, पोएम और पोइट का नाम बिल्कुल क्लियर लिखना है, पोइट का अगर डेट ऑफ बर्थ पता है और उनका डिमाइस का भी पता है तो मेंशन कीजिए वहां, दैट्स वेरी एसेंशियल फॉर यू। एंड अनदर कॉन्टेक्स्ट, स्पीकर क्या कहता है, किसके बारे में कहता है, वो क्या बात करता है, उस स्टेंजा में किसकी बात हो रही है, स्पीकर किससे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉन्टेक्स्ट में मेंशन करो। व्याख्या, व्याख्या में आपको पूरा लिखना है। अब हाउ टू राइट परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसके लिए अगर मेरे बच्चों का या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं दे नो वेरी वेल कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि आई हैव टॉट देम मैनी टाइम्स अबाउट द एक्सप्लेनेशन, दैट्स व्हाई दे नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व द राइट एक्सप्लेनेशन, दे नो वेरी वेल। बट इसके अलावा जो भी अनदर बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं और उनको लगता है वहाँ पर प्रॉपर स्कूल में टीचर नहीं मिला, आए नहीं, या कोई भी रीजन रहा वो नहीं पढ़ पाए, तो मैं हूँ आपके साथ। आप बस मेंशन करके कमेंट सेक्शन में जाके आप एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर कि आप जरूर बनाइए, हम लोग बिल्कुल इसके लिए आशावान हैं कि आप बनाएंगे, तो मैं डेफिनेटली उस वीडियो को बिगेट करूंगा, मेक करूंगा, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूट मैं कर सकूं। देन क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हालांकि कई जगह इसको नहीं लिखते बच्चों, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि पासबुक एक सहायक हो सकती है, मगर वो आपको मेकर नहीं बनाती, आपको 100 मार्क्स वाला व्यक्ति नहीं बनाती, ध्यान रखिएगा। पासबुक आपको हो सकता है 80-85 तक ले जाए, पर इसके लिए आपको पोएट्री सेक्शन वो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बच्चों, जिसमें दिमाग से नहीं बाय हार्ट यूज आपको करना पड़ता है, बाय हार्ट आपको उसको समझना पड़ता है। एक बार अगर पोएम की थीम समझ में आ जाएगी ना बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस साल आपके मेजर क्वेश्चन भी है 4 मार्क्स का इसमें, यानी इसमें आप ध्यान रखना 2-2 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन 4 मार्क्स, 4 नंबर का मेजर 8 नंबर, 6 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन है जो आपके सामने, 14 मार्क्स की पूरी पोएट्री सेक्शन है। और पोएट्री सेक्शन वही कर पाएगा जो हर पोएम की थीम को समझता होगा। हो सके तो सबका मैसेज भी कर लीजिएगा, जो मैसेज नहीं आ पाए, आपको लगता है कि इस पोएम का मैसेज क्या होना चाहिए सर, आप मुझे लिखिए, आप लिखिए तो सही, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। पर अभी एक बच्चियों का, कईयों का ये भी मैसेज आता है, कुछ लड़कों का भी आता है कि सर आप मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाइए कि फेलियर से सक्सेस की ओर कैसे जाते हैं वो सब। तो जैसे जैसे वीडियो टाइम मिलता है मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा गैप हो जाता है बीच में, क्योंकि इसके लिए वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस चाहिए। ठीक है बच्चों, और इस तरह से आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने एक तरीके से समझा दिया है, आप इसको आराम से बाद में पिक लेकर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से समझ सकते हैं। ओके बच्चों,
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये चीज़ें बार बार बोलनी पड़ती हैं, और सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल आइकन जाके आपको पुश करना है, उसको बिल्कुल बेल को पुश करना है ताकि सब्सक्रिप्शन हो जाए, सब्सक्राइब कर सकें, और इसको जितना स्प्रेड कर सकते हैं आप स्प्रेड कीजिए, क्योंकि आपसे हम हैं रियली, क्योंकि अगर ऑडियंस सुनने वाली है, स्टूडेंट्स समझने वाले हैं, और आप मेरी ताकत हैं, आप मेरी ताकत हैं। आप जितना मुझे सुनेंगे, जितना मुझे समझेंगे, स्पेशली सुनेंगे ताकि आप मार्किंग अच्छा कर सकें, तो आप बस कहिए मैं बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, अनुरूप चलूंगा। मुझे पता है कि यू नीड द परफेक्ट टीचर। बहुत सारे टीचर सब पढ़ाते हैं, सब अच्छी मेहनत करते हैं, आप बस इस तरह से आप मुझे कहते रहिए ताकि मैं आगे बढ़ते हुए बिल्कुल इस चीज़ को बनाता रहूं। ओके बच्चों, हैव ए वेरी नाइस डे। ओके बच्चों।